दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जहां बहुमत के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता किसी भी गठबंधन या दल को होती है, उसके लिए द ग्रेट इंडियन टीवी तमाशा आपने थोड़ी देर पहले से देखना भी शुरू कर दिया होगा। एग्जिट पोल के नाम पर जिस प्रकार से होड़ मची रही और आज तमाम टीवी चैनलों ने जिस तरह से बिहार के चुनाव को एक तरह से ब्लैकआउट ही कर दिया था, पूरी तरह से लाल किला वाली घटना को, चांदनी चौक वाली घटना को वो दिखा रहे थे। उसके बाद तो साफ हो चला था कि शाम में कहीं से कोई पैकेज आएगा और उस पैकेज की डिलीवरी जनता के सामने कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि शाम में 6 बजे सेकंड फेज की पोलिंग खत्म हुई। 70% से ऊपर पोलिंग हुई है। पहले चरण में 65% से ऊपर पोलिंग हुई, जबकि आमतौर पर पिछले कई चुनाव से देखा जा रहा था कि बिहार की पोलिंग तो 60% को भी छू नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा हुआ क्या कि पोलिंग बढ़ गई? अब कोई इसमें बताएगा कि 10,000 रुपया काम कर गया, कोई कहेगा कि तेजस्वी यादव की अपील काम कर गई, कोई कहेगा कि चुनावी हिंदुत्व और राम मंदिर काम कर गया। जिसके पास जाइए सबके पास अपने तर्क हैं। और जब सबके पास अपने तर्क है तो मैं भी आपके सामने एक तर्क रख देता हूं। फिर उसके बाद मैं भी अपना एग्जिट पोल आपके सामने दोनों चरण का, पहला चरण, दूसरा चरण और फिर फाइनल 243 सीटों का आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल, निश्चित तौर पर जनता चाहेगी कि बदलाव होना चाहिए। कायदे से तो हर 5-5 साल पर बदलाव हो जाना चाहिए और बदलाव की चाहत लोकतंत्र में सवालों को जन्म देती है। लेकिन मौजूदा दौर तो ऐसा है कि सवालों से बचने के लिए सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जो सर्वशक्तिमान होने का दावा करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता। सवालों से घबराने की आदत है। लेकिन बिहार में सवाल ही सबसे बड़ा सवाल बन गए। सवाल ही मंडल और कमंडल के मुद्दे के ऊपर हावी हो गया। सवाल ही सांप्रदायिकता और जातिवाद की पूरी सियासत को जमींदोज कर गया। और वो सवाल जिसने उठाया, राजनीतिक तौर पर भले ही उसका फायदा उसे ना मिला हो, लेकिन बिहार के चुनाव का पूरा चाल, चरित्र और चेहरा उन सवालों ने बंद कर दिया, बदल करके रख दिया। सवाल क्या था? पलायन का सवाल। और पलायन का सवाल, फैक्ट्रियां नहीं होने का सवाल, सर्विस सेक्टर के बूते घिसटने का सवाल, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सहारे लोअर इनकम ग्रुप में बने रहने का सवाल। ये सवाल नीतीश कुमार के सामने भी था, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने भी था। ये सवाल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने भी था। और ये सवाल कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस रूप में लेकर के आए, तो पिछली बार नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करने वाले चिराग पासवान के सामने भी था। तो अलग अलग पार्टियां, जाति आधारित पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ने वाले लोगों के सामने भी था, चाहे वो इस तरफ की पार्टियां हो या उस तरफ की पार्टियां हो। सवाल मुकेश सहनी के सामने भी था, तो आईपी गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सामने भी था। सवाल पप्पू यादव के सामने भी था, जो निर्दलीय होने के बावजूद कांग्रेस के लिए दिन रात लगे रहे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा, कोई टीवी चैनल, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बताया होगा। आइए जरा इसको डिकोड करते हैं। देखिए, 2010 के चुनाव को हम मानते हैं कि वो एक प्रो इनकम्बेंसी चुनाव था। 2005 से 10 के बीच 5 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने वाकई ठीक ठाक काम किया था, जिस पर लोगों को एक तरह से मुहर लगानी थी। लिहाजा 10 के चुनाव को हम चर्चा से बाहर करते हैं। थोड़ा रिसेंट मेमोरी में आते हैं। 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव, और कैसे माइग्रेशन से जुड़ता है, इसको देखना हो तो बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व को देखिए। जब लोग घर लौटते हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या कोई व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो। छठ पर्व, दीपावली है उसके तुरंत बाद होने वाला छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है। और छठ में कोई कहीं भी रहता हो, कोशिश करता है कि बिहार पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए। हर बिहारी का एक सपना होता है कि छठ पर्व में वो घर पे रहे। 2015 में दीपावली 11 नवंबर को थी, छठ 17 नवंबर को, उससे 6 दिन बाद था। और चुनाव प्रक्रिया खत्म कर ली गई 8 नवंबर को। 8 नवंबर 2015 को काउंटिंग हो गई थी। जबकि दीपावली के एक आध 2 दिन पहले या दीपावली के दिन तक बिहार में
10% लोग जो घर आने वाले होते हैं उनमें 10% वापस आते हैं। दीपावली के अगले दिन से और छठ के बीच में 90% लोग जो घर आने वाले होते हैं वो घर आते हैं। तो दीपावली और छठ के तत्काल पहले कुछ समय पहले ही 15 की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ठीक इसी तरह से 2020 में 14 नवंबर को छठ था, दिवाली थी, और 20 नवंबर को छठ पर्व था, जबकि 10 नवंबर को तो काउंटिंग ही पूरी हो गई थी। लिहाजा लोग माइग्रेटरी वोटर जो बाहर रहते हैं, जो पलायन कर रोजी रोजगार की तलाश में अपने घर से बाहर रहते हैं, वो सब लोग वापस आते उसके पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। यही कारण है कि आपने 56-57% की पोलिंग देखी। गर्मी का दिन भी नहीं है कि चिलचिलाती धूप में खड़ा होना पड़े और लोग वोट देने से कन्नी काट जाए। मौसम ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। आइडियल चुनाव का टाइम है नवंबर का महीना। लेकिन उसमें छठ में जो लोग आए उसमें बहुत सारे लोग जो बदलाव की चाहत लिए थे, ज्यादातर लोग वो घर पर रुक गए। वैसे भी आजकल सॉफ्टवेयर कंपनियों में देखा जाता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या गुड़गांव, नोएडा में जो रहते भी हैं वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो घर से ही काम करते हैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो घर पे ही रह जाते हैं। मजदूरों ने भी सोचा कि बाहर जाके प्रदेश में कमाते हैं उससे बेहतर है कि बिहार में प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तमाम लोग फैक्ट्रियों की बातें कह रहे हैं, इस बार यहां पर उसी मंशा से उसी मुद्दे के साथ वोटिंग कर दी जाए। इस वजह से बिहार में पहले चरण में 65% से ज्यादा और दूसरे चरण में 70% से ज्यादा पोलिंग हुई। अब आते हैं एग्जिट पोल पर। आपने टीवी पर देखा होगा 150 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा, और कुछ ऐसे एग्जिट पोल वाले हैं गोदी गिरी में ऐसे लगे हुए हैं जो 200 पार करा दे रहे हैं। मैं आपके सामने पहले चरण का, फिर दूसरे चरण का और फिर दोनों चरण का कंबाइंड डेटा आपके सामने रखता हूं। पहले चरण का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ और 121 सीटों में जो आप देख पा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड 35 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल 29 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट पार्टियां 10 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है पहले चरण में। और इसके अलावा 14 ऐसी सीटें हैं पहले चरण में जहां 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। अब तक कोई बता पाने की स्थिति में नहीं है कि वहां कौन जीतेगा। इतना कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, कोई बता नहीं सकता उन 14 सीटों पर। जब मशीनें खुलेंगी, जब पोस्टल बैलेट वाले या बैलेट पेपर वाले इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों के बैलेट खुलेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि उन 14 सीटों पर कौन जीता। तो पहले चरण में साफ दिखाई दे रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 35, राष्ट्रीय जनता दल 29, भारतीय जनता पार्टी 25, कम्युनिस्ट पार्टियां यानी सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम ये कुल मिलाकर के 10, कांग्रेस पार्टी 6, लोक जनशक्ति पार्टी 1 और 14 सीटों पर कड़े मुकाबले की सूरत है। अब चलते हैं दूसरे चरण पर जहां आज यानी 11 तारीख को पोलिंग हुई है। दूसरे चरण का डेटा जुटाते जुटाते कि कहां किस प्रकार से पोलिंग हो रही है, 70% से ऊपर यदि पोलिंग जा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि नतीजा बिहार में कुछ भी हो सकता है। और जो जानकारी हमारे पास आई है उसी आधार पर मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। ये देखिए दूसरे चरण का आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर। दूसरे चरण का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 122 सीटों पर आज पोलिंग हुई है। चंपारण से लेके सीतामढ़ी, मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात है, सुपौल, सीमांचल का इलाका, इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई का इलाका, मगध का इलाका जिसमें गया, अब गया जी कहते हैं, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा का इलाका और शाहबाद के इलाके के 2 जिले सासाराम और कैमूर शामिल है। तो इन 122 सीटों पर अब तक जो मेरे पास अंतिम सूचना उपलब्ध हुई है, अब इलेक्शन ड्यूटी में भी बहुत सारे हमारे मित्र लगे हुए हैं, जानने वाले लगे हुए हैं, सबका अपना नेटवर्क है और कई सारे लोग जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते थे कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में घुस गए हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। उन सब के आधार पर मैंने जो जानकारी हासिल की है वो दूसरे चरण का डेटा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 122 सीटों में
जनता दल यूनाइटेड 31 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और कम्युनिस्ट पार्टियां 4 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और जी हां, प्रशांत किशोर का खाता भी इसी चरण में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें, जी हां, 2 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, जी हां, चिराग पासवान की पार्टी जो पहले चरण में 1 सीट जीतती दिखाई दे रही थी, इस चरण में 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोविंदगंज और सुगौली की सीट वो सीट लग रही है। ये 2 सीटें हैं, यही 2 सीटें हैं दूसरे चरण में। इसके अलावा अन्य, अब अन्य में निर्दलीय भी है, एमआईएम भी है, बसपा भी है। ये 3 सीटें जीतते हुए अदर्श दिखाई दे रहे हैं दूसरे चरण में। पहले चरण में अदर्श नहीं दिखाई दिए, दूसरे चरण में अदर्श दिखाई दे रहे हैं 3 सीटें जीतते हुए। और 18 सीटें अभी ऐसी है, जी हां, 6 बजे पोलिंग खत्म हुई है। 18 सीटों पर इतना कांटे का मुकाबला है, इतना कांटे का मुकाबला है इन 18 सीटों पर, कोई नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय की सीट को मैं उदाहरण के तौर पर रखता हूं। निर्दलीय सिकारिया जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, कोई नहीं कह सकता। तो पहले चरण में अनडिसाइडेड सीटें जिसमें बेहद कड़ा मुकाबला है वो 14 है, दूसरे चरण में 18 है, यानी कुल मिलाकर ये 32 सीटें हैं। और इन्हीं 32 सीटों में से जो जितना ज्यादा खींच कर ले जाएगा वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा। अब जरा कंबाइंड डेटा 243 सीटों का आप देख लीजिए कि 243 सीटों पर बिहार के चुनाव में कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों चरण का चुनाव हो गया, पहले चरण का आपने देख लिया, दूसरे चरण का आपने देख लिया। अब दोनों का डेटा एक साथ देखिए। दोनों का जो डेटा कहता है उसमें 66 सीटों पर, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं उनमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 66 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 43 सीट ही जीती थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल उससे 11 पीछे 55 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार वो 75 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 52 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार बिहार के अंदर 74 सीटें जीती थी। और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां जो 16 सीटें जीती थी वो 14 जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 19 सीटें जीती थी, इस बार इस बार 15 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और कम्युनिस्ट पार्टियों के आगे यदि देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी जो 1 सीट जीती थी वो 3 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। आईपी गुप्ता की पार्टी 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। वो आईपी गुप्ता स्वयं है, सहरसा की सीट पर। और इसके अलावा जनसुराज 2 सीटें जो सेकंड फेज में है, दोनों सीटें वही जनसुराज चुनाव जीत सकती है। फर्स्ट फेज में कुम्हरार में टक्कर की बातें हुई लेकिन जनसुराज वहां जीतता हुआ दिखाई नहीं दिया। केसी सिन्हा जाने माने गणितज्ञ हैं लेकिन फर्स्ट फेज में वो जीतते हुए दिखाई नहीं दिए। सेकंड फेज में 2 सीटें उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो 3 सीटें हैं वो सेकंड फेज में ही है। तो उसमें एमआईएम का भी इलाका है, बसपा के भी कुछ इलाके हैं और एक आध निर्दलीय के लिए भी स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला जैसा मैंने बताया कि 32 सीटों पर है। जी हां, 32 सीटों पर कड़ा मुकाबला है और ये 32 सीटें ही तय करने जा रही हैं। हमारी स्क्रीन पर आप फिर से वो डेटा देख लीजिए। बड़ी पार्टियों का जिक्र मैं फिर से कर देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल 66, जनता दल यूनाइटेड 66, राष्ट्रीय जनता दल 55, भारतीय जनता पार्टी 52, कांग्रेस पार्टी 15, वाम दल 14 और कुछ छोटी पार्टियों की सीटें हैं। जनसुराज की भी 2 सीटें हैं। लेकिन 32 सीटें ऐसी हैं, 14 पहले चरण की और 18 दूसरे चरण की, जिनके बारे में अभी जब तक मशीनें नहीं खुलेंगी या जब तक कुछ और सूचना प्राप्त नहीं होगी तब तक ये कहना मुश्किल है। कुछ और सूचना भी प्राप्त होगी तब भी कहना मुश्किल है उन 32 सीटों पर, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है। कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीतेगा। फैसला 2000 से लेकर, मतलब 100-200 से लेकर 2-2500 के बीच में होने की संभावना है। अब उसमें बिहार में कहते हैं साइलेंट वोटर को चुप्पा वोटर, तो वो चुप्पा या साइलेंट वोटर जो है
उन्होंने किसे वोट दिया? क्या वो 10,000 वाली स्कीम पर चले गए? क्या वो वृद्धा पेंशन जो 400 से बढ़कर 1100 हुई उस पर चले गए? क्या वो राम मंदिर और सीता माता का मंदिर बनाने चले गए? क्या वो तेजस्वी यादव के मुद्दे पर चले गए? क्या वो प्रशांत किशोर के मुद्दे पर चले गए? पलायन रोकने, डिस्ट्रेस माइग्रेशन खत्म करने, फैक्ट्रियां लगाने, बिहार में आईटी हब बनाने, इन सब मुद्दों पर वो चले गए? या फिर राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और उस बिहार में उसका जो असर दिखना चाहिए था, क्या उसका असर दिखा? सामाजिक न्याय, चुनावी हिंदुत्व, ये दोनों जो बिहार की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। बिहार में सामाजिक न्याय यानी मंडल हावी होता है, तो उत्तर प्रदेश में कभी मंडल तो कभी कमंडल हावी होता है। 2014 के बाद से मंडल हावी दिखा, लेकिन कमंडल हावी दिखा, लेकिन 2024 लोकसभा आते आते यूपी में एक बार फिर से मंडल हावी होता दिखा, अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मेट में। इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड के वोटर के बीच ये धारणा बन जाना कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, क्या इसी ने पूरी सियासत को प्रभावित किया है? कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बिहार के चुनाव को डिकोड किए जाने की जरूरत है। जाति है कि जाति नहीं, सांप्रदायिकता है कि बिहार में उस रूप में वो घुसती नहीं, और इन सब के बीच जनता के मुद्दे हैं जो सामने आते आते लाभार्थी चेतना में बदल दिए जाते हैं। उस लाभार्थी चेतना के बीच पलायन के मुद्दे ने भी वोटर टर्नआउट बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की है। और जब इस तरह से वोटर टर्नआउट बढ़ा है तो सत्ता के लिए बहुत आसान बातें हैं, कह नहीं सकते। सत्ता विरोधी रुझान मुझे तो बिहार में कहीं दिखा नहीं। नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति फैक्टर जरूर दिखा, लेकिन लोकतंत्र में देवता नहीं बनाने की बात जो महान कवि नागार्जुन ने कही थी, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम नागार्जुन ने जो बात कही थी कि लोकतंत्र में देवता मत बनाओ, क्या वाकई बिहार में राष्ट्रीय स्तर की तरह भी लोकतंत्र में देवता बनाने की प्रक्रिया है? क्योंकि जब से मैंने सुना कि नीतीश कुमार के लिए मन में लोगों के सहानुभूति है, कौन सी सहानुभूति? क्या लोकतंत्र में किसी को चुनाव जिता या हरा देने से किसी का अपमान हो जाता है? लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प दे पाने में क्या विपक्ष विफल रहा ये दर या सफल रहा? ये उन 32 सीटों से तय होने जा रहा है जिन 32 सीटों पर अभी भी कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। यहाँ 52 सीटें जो मिलती हुई राजद को, भाजपा को दिख रही है, वो भी सिंगल लार्जेस्ट बन सकती है। 55 सीटें जो राजद को मिलती हुई फिलहाल दिख रही है, इस 32 जो अनडिसाइडेड सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें वो खींच के ले गई ठीक ठाक संख्या में, वो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। और जनता दल यूनाइटेड जो 66 सीटों के साथ सबसे आगे दिख रही है, वो भी अगर उसमें से कुछ सीटें जीत करके ले गई बची हुई 32 सीटों में से, तब वो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ सकती है। अभी तक जो लगभग डिसाइड हो चुकी सीटें हैं हमारे एग्जिट पोल के आधार पर, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोगों से बात करने के बाद हासिल किए, जो मैंने इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए लोगों के माध्यम से हासिल किए, अलग अलग सोशल साइंटिस्ट से बात करके हासिल किए, या इलाके के जिला स्तर के संवाददाताओं और स्थानीय पत्रकारों से उनके अथक प्रयास से जो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया उससे हासिल किया, उस आधार पर मैंने बताया कि जो नतीजा आप देख रहे हैं उसमें 32 सीटें अनडिसाइडेड है। लेकिन बिहार अनडिसाइडेड नहीं है, बिहार ने पक्का फैसला किया है और बिहार किसी एक गठबंधन को 122 सीटों के साथ बहुमत देने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि यह समझता है कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा होगी, खासकर 2005 के पहले चुनाव में जो हुई थी और रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे, नतीजा यह हुआ कि दोबारा चुनाव कराना पड़ा, वो नौबत बिहार में नहीं आ रही है। बिहार में जाति और धर्म की कसमकस भी थी, थोड़ी धीमी पड़ी थी, मुद्दों की कसमकस ज्यादा थी, जेएनजी का असर दिखा और इन सब के बीच चुनाव बहुत लोकलाइज हो गया, बहुत लोकल लेवल पे कैंडिडेट प्रधान होते चले गए और कैंडिडेट और उनका समीकरण, उस इलाके के स्थानीय मुद्दे, ये जो आम तौर पर चुनावी हिंदुत्व की बयार में या चुनावी मंडल की बयार में जो राष्ट्रीय स्तर पर 10-11 सालों से दबे हैं, बिहार में 25-30 सालों से दब गए थे, उनका असर थोड़ा कम करते हुए मुद्दा जैसे ही ऊपर आया, साइलेंट वोटर की तादाद बढ़ गई और जब साइलेंट वोटर की तादाद बढ़ गई
तो वोटिंग पैटर्न भी बदला और वोटर टर्नआउट भी बढ़ा, वोट करने वालों की भी तादाद बढ़ गई। तो ये बढ़ा हुआ तादाद, ये 32 अनडिसाइडेड सीटें किस दिशा में जा रही है, देखते जाइए क्या होता है। 14 नवंबर को आपके सामने आ जाएगा कि नीतीश कुमार के यहां कल रात में जो दाल भात चोखा और आलू के भुजिया वाली पार्टी हुई है, भुजा पार्टी से आगे जाकर, क्या वो दाल भात चोखा, और भात कहते हैं चावल को, वो दाल भात चोखा और आलू के भुजिया वाली पार्टी क्या वाकई बिहार में सत्ता में वापसी का संकेत है, या तेजस्वी यादव सत्ता में वापस आ रहे हैं? क्या पता 32 अनडिसाइडेड सीटें, 55 उन्हें मिल रही है, 32 की 32 उन्हें ही मिल जाए, वो 87 पर पहुंच जाए, कौन जानता है। या उस 32 में कम से कम 25 सीटें उन्हें मिल जाए, वो 80 पर पहुंच जाए, कौन जानता है। यह स्थिति जेडीयू और आरजेडी के लिए भी हो सकती है। कुछ सीटें इसमें कांग्रेस को भी जा सकती है, लेफ्ट को भी जा सकती है, या अन्य को भी जा सकती है। हो सकता है इन 32 में से 10 सीटें जनसुराज ही जीत ले और अब अपने 2 के आंकड़े जो फिलहाल दिख रहे हैं उसे बढ़ाकर 1 दर्जन यानी 12 कर ले। सब कुछ इस 32 अनडिसाइडेड सीटों पर है। देखते जाइए किस दिशा में बिहार का नतीजा जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।